अगला प्रश्न है a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 7 और सेट b है x and x is such that x belongs to n, 5 is less than or equal to x is less than or equal to 10। तो यहाँ पर जो a और b है ये जो है समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। तो पहले हम a और b को अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए a के जो अवयव हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि वह प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का एक अवयव है और यह जो अवयव है ये 2 और 7 के बीच में लाई करता है या फिर 2 और 7 के बीच में उपस्थित संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 आएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 और 7। 2 इज लेस देन और इक्वल टू दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर 2 भी शामिल होगा और x इज लेस देन और इक्वल टू 7 दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर 7 भी शामिल होगा। इसी तरीके से b में भी कहा गया है कि इसके जो अवयव हैं ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का अवयव है और इसका मान 5 से 10 के बीच में है। 5 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 5 इज लेस देन और इक्वल टू दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर 5 शामिल है और x इज लेस देन और इक्वल टू 10 दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर 10 शामिल है। तो हमें दोनों समुच्चयों का यूनियन निकालना है या संघ निकालना है। a यूनियन b इक्वल टू 2, 3, 2 और 3 हो गया। इसके बाद 4, 5, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, हमने लिख लिया। फिर 6, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7, फिर 8, 9 और ये फिर 10। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे अवयवों को लिख लिया है, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। तो देखिए कि यहाँ पर जो अवयव हैं ये 2 से लेकर के 10 तक के बीच की संख्याएं हैं और सभी के सभी पूर्णांक संख्या है। तो यदि हम इसे लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि a यूनियन b इज x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x जो है वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का अवयव है और इसका मान 2 से लेकर के 10 के बीच में होता है और 2 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो इसलिए हमने इसको लिखा है a यूनियन b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 10। अगला प्रश्न है a इक्वल टू 5, 6 और 7। सेट b जो है ये 5 है, तो हमें a यूनियन b निकालना है। तो a यूनियन b भी क्या होगा, 5, 6, 7 होगा, क्योंकि 5 जो है ये सार्वत्रिक उपसमुच्चय है या प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो इस वजह से हमें जो उत्तर मिलेगा a यूनियन b वो होगा a यूनियन b इक्वल टू 5, 6, 7, ये इसके अवयव हैं। अगला प्रश्न है a इक्वल टू कैपिटल N प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और b इक्वल टू कैपिटल Z ये पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो हमें a यूनियन b ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि n जो होता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय जो होता है वो उपसमुच्चय होता है कैपिटल Z के और कैपिटल Z जो होता है ये उपसमुच्चय होता है कैपिटल Q के और ये उपसमुच्चय होता है R प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के और ये उपसमुच्चय होता है काल्पनिक संख्याओं के समुच्चय से। तो इस तरीके से देखिए ये जो Z है ये बड़ा समुच्चय है, तो यहाँ पर हमें A यूनियन B जो मिलेगा वो Z मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए N इज अ सबसेट ऑफ Z। तो इस तरीके से A यूनियन B जो होगा वो हमें Z मिलेगा। अगला प्रश्न a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 4 और b इक्वल टू x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू n एंड 2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 6। चलिए इसे हल करते हैं। तो पहले हम a को निकाल लेते हैं। पहले कहा गया है कि x जो है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय का अवयव है। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है कैपिटल N
ये स्टार्ट होता है 1 2 3 से, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है x का मान ऋण 1 से 4 के बीच में है, तो इन दोनों का जो उभयनिष्ठ होगा इसमें हम सिर्फ लिखेंगे 1 2 3 4 के। यहाँ पर जो दिया गया है इसके अनुसार तो जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा -1 0 1 2 3 और 4। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति दी गई है कि x बिलोंग्स टू n, तो x बिलोंग्स टू n का मतलब है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का अवयव है, और प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से लेकर। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 यही हमें जो सेट A मिलेगा। अब आ जाते हैं सेट B पर। B जो है इसके भी अवयव प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का अवयव है और इसका मान 2 से 6 के बीच में है। तो 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से हमें A यूनियन B जो मिलेगा ये मिलेगा 1 हमने लिख लिया, 2 यहाँ पर भी हमने लिख लिया, 3 4 5 और ये 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमने लिखा है, ये A यूनियन B है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है, यदि A इक्वल टू 1 2 3 4, सेट B जो है इसमें अवयव है 3 4 5 और 6। इसी तरीके से सेट C है, इसमें अवयव हैं 5 6 7 8 और D एक दूसरा समुच्चय है जिसके अवयव हैं 7 8 9 10 11। तो हमें ज्ञात करना है A यूनियन B। पहला देखिए, A यूनियन B में वे सारे अवयव आएंगे जो कि या तो A में है या तो B में है या तो दोनों में है। तो देखिए A यूनियन B अगर हमें लिखना है तो पहले हम A के सारे अवयव को लिख लेते हैं, 1 2 3 4। अब B के सारे अवयव को फिर से लिखेंगे, लेकिन 3 और 4 हम यहाँ पर लिख चुके हैं, 5 और 6 ये 2 अवयव बच गए। तो इस तरीके से हमने A यूनियन B लिखा। इसमें दूसरा प्रश्न है A यूनियन C। तो यहाँ पर A और C दोनों के अवयव को एक साथ हम यहाँ पर लिखेंगे। तो A के जो अवयव हैं वो क्या है 1 2 3 और 4। C में क्या है 5 6 7 8, तो लिख दीजिए आगे 5 6 7 8। तो इस तरीके से हमने A यूनियन C निकाल लिया। अब इसमें तीसरा प्रश्न है A यूनियन B यूनियन C। तो वे सारे अवयव जो कि A में है, B में है, C में है, या फिर A और B दोनों में है और B और C में भी दोनों में भी है। तो इस तरह के सारे अवयव को हमें एक साथ लिख देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि अवयवों की पुनरावृत्ति ना हो। या फिर आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि A यूनियन B अगर आपको मिल गया है तो उसका यूनियन आप C के साथ कर लीजिए। तो A यूनियन B हमने निकाल लिया है, लिख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 यूनियन C में है यूनियन C में है 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हमने सारे अवयव को लिख लिया। 5 और 6 को यहाँ पर लिखा जा चुका है, चूँकि पुनरावृत्ति नहीं होती इस वजह से दोबारा नहीं लिखेंगे। 7 और 8 यहाँ पर 2 अवयव और बच गए, तो इसे आप एक तरीके से लिख लीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये A यूनियन B यूनियन C के अवयव हैं। अब इसमें एक और प्रश्न देखते हैं, A यूनियन B यूनियन D। A यूनियन B यूनियन D ये हमें ज्ञात करना है। तो वे सारे अवयव, A के सारे अवयव को हम पहले लिख लेंगे 1 2 3 4। अब आ जाते हैं B पर। 3 और 4 को हम पहले ही लिख चुके हैं। 5 और 6 ये 2 अवयव बच गए, इसे लिख दीजिए 5 और 6। अब आ जाते हैं D पर। D पर 7 8 9 10 11 आगे लिख देते हैं 7 8 9 10 और 11। यह ध्यान रखना है कि अवयवों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इस तरीके से यह उत्तर है जो हमें चाहिए था। इसमें एक और प्रश्न है B यूनियन C यूनियन D। तो ये हमें ज्ञात करने के लिए पहले B निकाल लेंगे, B तो दिया हुआ है, C यूनियन D हम निकालना होगा। तो B जो दिया गया है ये है 3 4 5 और 6 यूनियन C यूनियन D। C के सारे अवयव पहले लिख लीजिए 5 6 7 8, और D के जो अवयव हैं वो क्या है 7 8 तो हम लिख चुके हैं, 9 10 और 11। तो यहाँ पर हमें जो उत्तर मिलने वाला है ये है 3 4 5 6।
3 4 5 6, 5 6 को हम यहाँ पर लिख चुके हैं। 7 8 9 10 11, 9 10 11। तो इस तरीके से ये जो उत्तर हमें मिला है ये बी यूनियन सी यूनियन डी का उत्तर है। अगली संक्रिया है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो पहले हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसे हम यू से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर एक सेट है ए और यहाँ पर एक दूसरा सेट है बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक ऐसा अवयव का समुच्चय है या ऐसे अवयव हैं जो कि ए और बी दोनों समुच्चयों पर उपस्थित है। तो यहाँ पर ये जो हमें सेगमेंट दिखाई दे रहा है जिसे मैं छाया चित्र बना रहा हूँ, यह जो चित्र है या यह जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यही ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करता है। ए इंटरसेक्शन बी ऐसे अवयवों का समुच्चय है, ए और बी इक्वल टू एक्स है, जहाँ पर एक्स जो है ए में भी बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है। तो देखिए इसे एंड लिखा जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यदि कोई अवयव ए इंटरसेक्शन बी पर है तो देखिए अगर ये पॉइंट हम यहाँ पर लें तो ये ए पर भी स्थित है और ये पॉइंट यहीं पर है तो ये बी पर भी स्थित है। तो इस तरीके से अगर कोई अवयव ए इंटरसेक्शन बी में उपस्थित है तो वह ए में भी होगा और वह बी समुच्चय पर भी होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यदि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। और यदि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b है तो वो हमें देगा कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करता है या फिर उसमें शामिल है। और यदि x जो है वो a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो ना तो वो a में होगा और ना ही वह b में होगा। तो यहाँ से हम दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, वो ये कि a इंटरसेक्शन b जो है ये a समुच्चय का उपसमुच्चय है। देखिए ये जो पार्ट शेडेड एरिया है ये समुच्चय a के अंतर्गत है, तो इस वजह से हमने लिखा कि a इंटरसेक्शन b जो है वो a का उपसमुच्चय है। इसी तरीके से a इंटरसेक्शन b ये b का भी उपसमुच्चय है। देखिए ये जो शेडेड एरिया है ये b में भी आ रहा है, इस वजह से हमने लिखा है कि a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ b। समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के नियम या फिर लॉस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यदि a b व c तीन समुच्चय हो तो वो सर्वनिष्ठ के नीचे तो समुच्चय के कुछ नियम हैं जिससे हम आगे सिद्ध करने वाले हैं, उसका वो पालन करेंगे। तो उसमें से पहला नियम है वर्गसम नियम। वर्गसम नियम को आपने यूनियन के लिए पढ़ा था, अभी हम इंटरसेक्शन के लिए पढ़ेंगे। वर्गसम नियम आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है, ये वर्गसम नियम है सर्वनिष्ठ के लिए। तो चलिए पहले हमने थोड़ी देर पहले यह देखा था कि ये एक यूनिवर्सल सेट U है, ये सेट A है और ये सेट B है। यदि कोई अवयव A इंटरसेक्शन B में शामिल है तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर ये जो शेडेड एरिया है इसमें कहीं पर है। अगर वो यहाँ पर है तो वो सेट A पर भी है और इस तरीके से वो सेट B पर भी शामिल है। तो और शब्द का इस्तेमाल होगा, यदि x बिलोंग्स टू A है तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, या फिर यहाँ पर हम एंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि पहला एक अवयव हम ले लेंगे जो कि A इंटरसेक्शन A में शामिल होगा, फिर हमें वो मिलेगा कि वो सेट A में का एक अवयव है। इस तरीके से एक संबंध आएगा कि A इंटरसेक्शन A इज अ सबसेट ऑफ A, इसे हम पहला समीकरण मिलेगा। फिर दूसरी तरफ हम ये लेकर के चलेंगे कि एक अवयव है जो कि सेट A में है और आगे उसे हल करने पर या संक्रिया लगाने पर हमें मिलेगा कि वो A इंटरसेक्शन A पर भी उपलब्ध है। तो इस तरीके से हमें मिलेगा A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A, इसे हमें दूसरा समीकरण मिल गया। इन दोनों से हम यह दर्शा पाएंगे कि A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A होता है।
तो चलिए, माना एक्स ए इंटरसेक्शन ए का अवयव है, यह हम मान करके चलेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर जो हमने देखा वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर a के स्थान पर यहाँ पर b है और यहाँ पर ये a है। तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए होगा परिभाषा से। तो चूंकि दोनों सेट जो है वो एक ही सेट है, तो इसे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए। देखिए, हमने एक अवयव यहाँ पर लिया था जो कि यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इस कंक्लूजन पर पहुँच सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ये हमने इसे पहला समीकरण नाम दिया। फिर पुनः हम ये मान कर चलते हैं कि x जो है वो सेट ए का एक अवयव है। तो इससे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए। जब कोई अवयव a में होगा तो a में भी होगा। तो हम यहाँ पर और शब्द का या एंड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे यह कंक्लूजन आएगा कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन की जो परिभाषा होती है कि यदि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b है तो वो a में भी बिलोंग करेगा और b में भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन a, और हम लेकर के चले थे कि वह अवयव a में है। तो इससे यह कंक्लूजन निकल रहा है कि a इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a। यह दूसरा समीकरण, समीकरण 1 व 2 से हम यह लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन a इक्वल टू a, और यही वर्गसम नियम या आइटेम्पोटेंट लॉ है समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के लिए।